जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो पिछला वीडियो था वो हमने वैवाहिक जीवन में अस्त ग्रहों का समझने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और उनके परिणाम को किस तरह से समझना चाहिए। साथियों, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो वो वैवाहिक जीवन पे अस्त ग्रहों के प्रभाव पार्ट 1 जरूर देखें और आज हम पार्ट 2 को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज हम यह समझना चाहेंगे कि यदि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अस्त होकर बैठा हो तो वो सप्तम भाव के फल को किस तरह प्रभावित करेगा। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी भाव का जो फल है उस भाव में बैठा ग्रह ही सबसे अधिक प्रभावित करता है। और वो कैसे प्रभावित करता है वो डिपेंड करता है कि उस भाव के स्वामी और उस भाव की कारक की स्थिति क्या है। तो साथियों, जब भी सप्तम भाव में, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन का भाव है, उसमें कोई भी ग्रह बैठा है तो यह हमें समझना चाहिए, यह सबसे पहले यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह ग्रह जो बैठा है वो उस भाव के शुभ फल देने के लिए बैठा है कि अशुभ फल देने के लिए बैठा है। जब हम इसका निर्णय ले लें कि वो सुफल देने के लिए बैठा है कि अशुभ फल देने के लिए बैठा है, तो फिर अस्त होकर क्या वो सुफलों में कमी करेगा या अशुभ फलों को बढ़ाएगा, फिर हम इसका निर्णय ले सकते हैं। तो साथियों, हमेशा यह भी देखने की जरूरत है कि उस भाव का स्वामी और उस भाव के कारक की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर सप्तम भाव की चर्चा चल रही है, तो सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के कारक की स्थिति के अनुसार ही ग्रह जो उस भाव में बैठा है अस्त होकर उस शुभाशुभ फलों में बदलाव लाएगा। तो साथियों, बृहत्पराशर होरा शास्त्र के सुदर्शन चक्राध्याय में बहुत अच्छे 3 श्लोक हैं जो कि किसी भी भाव के फल को समझने में हमारा सहायता करेंगे। आज हम सप्तम भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो ये किसी भी भाव के फल को यदि आपको समझना है या आप उसके फल का निर्णय करना चाहते हैं तो इन तीनों श्लोकों को आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा बहुत अच्छा आप उस भाव से संबंधित फल के बारे में समझ पाएंगे। तो साथियों, वो तीनों श्लोक को मैं वन बाय वन आप लोग के समक्ष एक बार पढ़ता हूं। यो भाव स्वामी सौम्याभ्याम युक्तो दृष्टो य मेधते पापैर्दृष्टो युतो वा तस्य हानि प्रजायते। तो जो भाव अपने स्वामी अथवा सुग्रह से दृष्ट या युत हो उस भाव के फल की वृद्धि होती है, तो सुफलों की वृद्धि होती है। एवं जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि या योग हो उस भाव के फलों की हानि होती है। तो इसमें स्पष्ट बता दिया कि शुभ ग्रह यदि भाव में बैठा है तो भाव का सुफल करता है और यदि पाप ग्रह बैठा है तो भाव का पाप फल करता है। लेकिन बस यह भी देखने की जरूरत है कि उस स्वराशि का पाप ग्रह ना हो, उच्च राशि का ना हो। यदि स्वराशि उच्च राशि का पाप ग्रह है तो उसके पाप फलों में कमी हो जाती है। फिर साथियों, अगला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो बताता है कि किसी भी भाव में बैठा ग्रह ही सबसे ज्यादा उस भाव के फल को प्रभावित करता है। गेयम स ग्रह भावस्य ग्रह योग समम फलम अग्रहस्य तु भावस्य ग्रह दृष्टि समम फलम। तो यदि कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का ही उस भाव पर होगा। और यदि उस भाव पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फिर उसका जो उस भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है उसके अनुसार उस भाव के फल को हमें समझना चाहिए। अग्रहस्य तु भावस्य ग्रह दृष्टि समम फलम। फिर कहता है कि यत्र नैव ग्रह कश्चिन दृष्टि कश्चिद भवेत तदा तद भावजम गेयम तत् स्वामीव सतः फलम। तो जिस भाव में न कोई ग्रह बैठा है और न कोई ग्रह देख रहा है तो उस भाव के फल को हम कैसे समझें। तो कहा गया कि उस भाव के फल को समझने के लिए हमें उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखना चाहिए कि उस भाव का स्वामी कैसा है, बलवान है, किस स्थिति में बैठा है, कैसे ग्रहों के प्रभाव में है। क्योंकि ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है, तब स्वामी की मजबूरी हो जाएगी कि अपने भाव का फल करे वो। तो साथियों, ये जो 3 सूत्र हैं इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए
और कभी भी किसी भी भाव से संबंधित यदि प्रश्न आपके समक्ष में आता है तो इसे जरूर ध्यान में रखें और फिर फल को समझने का प्रयास करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, मैं अब आपके सामने सप्तम भाव में जो अस्त ग्रह होते हैं उसको कैसे समझें और अस्त ग्रहों को सप्तम भाव में किस तरीके से देखें और उनके क्या रिजल्ट हो सकते हैं कौन से ग्रह के बैठने से, तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोग के समक्ष आगे बढ़ना चाहूंगा। तो साथियों, सप्तम भाव पर अस्त ग्रह के प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि सप्तम भाव में बैठा ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो सबसे पहले इसी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा और बहुत सारे पॉइंट्स को समझना होगा कि वह ग्रह किस भाव का स्वामी है। तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि क्या वह ग्रह जो सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में बैठकर अस्त है, तो क्या वह त्रिकोण भाव का स्वामी है। फिर क्या वह पूर्ण योगकारी है। पूर्ण योगकारी ग्रह उसे कहते हैं जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होता है। ऐसे ग्रह को पूर्ण योगकारी ग्रह कहते हैं। तो क्या वह ग्रह हमारी पत्रिका में पूर्ण योगकारी होकर अस्त है। फिर यह देखना चाहिए कि क्या वह ग्रह नैसर्गिक रूप से एक पाप ग्रह होकर अस्त है या वह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर अस्त है। जैसे नैसर्गिक पाप ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, ऐसे ग्रह जो हैं जो पाप ग्रह कहे गए हैं वो सप्तम भाव में बैठकर कहीं अस्त तो नहीं है। या फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, ऐसे ग्रह सप्तम भाव में बैठकर अस्त तो नहीं है। फिर यह भी देखना चाहिए कि शुभ ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अस्त है या अशुभ भाव का स्वामी। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यदि ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अस्त है या अशुभ भाव का स्वामी होकर अस्त है, यह भी देखना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि नैसर्गिक पाप ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अस्त है या अशुभ। क्योंकि यदि जो ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भले ही है, लेकिन वो यदि नैसर्गिक पाप ग्रह है वो और वो शुभ भाव का भी स्वामी है और अस्त होकर बैठा है, तब भी वह कुछ न कुछ सप्तम भाव के फलों का नुकसान करेगा। और यदि शुभ ग्रह है और शुभ भाव का स्वामी होकर अस्त है, तो वह अपने शुभ फलों में कमी करेगा। और यदि शुभ ग्रह है लेकिन अशुभ भाव का स्वामी है, तो कुछ न कुछ सप्तम भाव में अशुभ फल देने का प्रयास करेगा। फिर साथियों, हमें यह भी देखना चाहिए कि जो ग्रह अस्त है उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव है कि अशुभ ग्रह का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव है और वो शुभ फल देना चाहता है, क्योंकि अस्त ग्रह भी शुभ फल देना कई बार चाह सकता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी स्थितियों पे कि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है कि नैसर्गिक पाप ग्रह है। ये सब देखने के बाद यदि हम यह समझ पाते हैं कि वो ग्रह क्या फल देगा, तो उस पर फिर प्रभाव को देखना जरूरी है। यदि उस पर शुभ प्रभाव है तो उसके शुभ फल अधिक हो जाएंगे और अशुभ प्रभाव है तो शुभ फलों में कमी हो जाएगी, या अशुभ फल देना चाहता है तो उसके अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। फिर साथियों, यह देखना भी जरूरी है कि जो अस्त ग्रह बैठा है सप्तम भाव में, वो अपने मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है कि नीच राशि का बैठा है। क्योंकि जो शत्रु राशि है, नीच राशि है, इसमें उसके फलों में जो अशुभ फल है उसमें वृद्धि होगी। और यदि स्वराशि या उच्च राशि का है तो फिर उसके अशुभ फलों में कमी हो जाएगी और शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। साथियों, और हमें यह भी देखना चाहिए कि जो सप्तम भाव है वो बलवान है कि कमजोर है। क्योंकि यदि भाव बलवान है तो भाव के जो कोई भी ग्रह जो बैठा है तो भाव के जो अशुभ फल करना चाहता है वह उतना अशुभ फल नहीं कर पाएगा। और यदि भाव बलवान है तो जो उसमें शुभ फल देना चाहता है बैठकर वहां अधिक शुभ फल देगा। तो जब तक हम भाव को नहीं समझेंगे, भावेश की स्थिति को नहीं समझेंगे और कारक की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक सप्तम भाव पे बैठे ग्रहों के प्रभाव को समझ पाना कठिन होगा। साथियों, यदि कोई ग्रह नैसर्गिक पाप ग्रह है और यदि वो पूर्ण योगकारी भी होकर सप्तम भाव में अस्त है,
तब भी वह कुछ न कुछ जीवन में, वैवाहिक जीवन में अशुभ फल देने में समर्थ होगा, क्योंकि पाप ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वहां पर कुछ न कुछ अशुभ फल देते हैं। भले ही ये भौतिक सुख आपको दे देंगे, लेकिन जो वैवाहिक सुख है सप्तम भाव से संबंधित, वहां पर निश्चय ही कुछ न कुछ पीड़ा अवश्य देंगे। लेकिन यदि वही नैसर्गिक पाप ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होकर अस्त होकर बैठा है, तब उसके फल जो है अधिक अशुभ हो जाएंगे। साथियों, नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि पूर्ण योगकारी होकर सप्तम भाव में अस्त है, तो उसके शुभ फल में कमी होगी और अशुभ फल नहीं देगा। और यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होकर सप्तम भाव में अस्त हो, तो कुछ अशुभ फल भी संभव है। तो साथियों, इन सभी बातों को देखने और समझने के बाद ही हम यह निर्णय ले पाएंगे कि जो सप्तम भाव में जो अस्त ग्रह बैठा है, वो कुल मिला के सप्तम भाव के फल को कैसा देगा। अब उसके बाद यह भी हमें जानना चाहिए कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव के फल को वो अपने गुण स्वरूप के अनुसार ही, अपने कारक तत्व के अनुसार ही प्रभावित करता है, या फिर वो आपकी पत्रिका में जिस भाव का स्वामित्व रखता है उसके अनुसार से ही उस भाव के फलों में प्रभाव डालेगा। तो कुछ ग्रह जैसे जो अस्त हैं मान लेते हैं आपकी पत्रिका में, तो उनसे क्या परेशानी सप्तम भाव में आ सकती है। यदि शुक्र अस्त होकर बैठा है, तो प्रेम में आपके कमी महसूस होगी, आपके उतने अच्छे प्रेम संबंध नहीं रहेंगे। या अन्य स्त्री, जो शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए हो सकता है किसी अन्य स्त्री के कारण भी आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। तो कोई न कोई कारण जो बनेगा, वो शुक्र के कारकत्व के कारण ही बनेगा। अब मान लेते हैं कि शनि अस्त होकर बैठा है, तो आपका विवाह विलंब से होगा और वैवाहिक जीवन में निरस्ता संभव है। हो सकता है उतना अच्छा आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना रहे। यदि बुध अस्त होकर बैठा है, तो हो सकता है मित्रों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो, या आपकी वाणी के कारण कुछ न कुछ कम्युनिकेशन संबंधित आप लोग की कम्युनिकेशन सही ना हो, उसके कारण समस्या होती हो। यदि मंगल बैठा है अस्त होकर, तो हो सकता है आपके जो गुस्सा है वो सही ना हो, और गुस्से के कारण, क्रोध के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो, और हो सकता है भाई के कारण भी वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकता है, क्योंकि मंगल भाई का कारक है। यदि चंद्रमा अस्त होकर बैठा है, तो हो सकता है आपका मन असंतुष्ट हो, और या तो हो सकता है माता के कारण भी आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि गुरु सप्तम में अस्त होकर बैठा है, तो हो सकता है कि आपका संतान के कारण परेशानी हो रही हो वैवाहिक जीवन में, या धन के कारण असंतोष हो रहा हो और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही हो। तो कहीं न कहीं ये जो ग्रह जिस भाव का कारक बनता है, उसी से संबंधित कोई न कोई कारण बनेगा आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ा करने का। तो साथियों, मैंने एक यहाँ पर एक पत्रिका बनाई है, जो कि सिंह लग्न की पत्रिका है, और इसमें लग्नेश सूर्य हैं। और यहाँ पे जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव पे मंगल और सूर्य दोनों बैठे हैं, और सूर्य ने मंगल को मान लेते हैं अस्त करके रखा हुआ है, और सूर्य और मंगल के बीच की जो डिग्री है नजदीक है, और इनके बीच के जो 17 अंश के अंदर जो मंगल अस्त होते हैं सूर्य से, तो मान लेते हैं कि इनके बीच का डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री के आसपास है। तो चूंकि सूर्य और मंगल भले ही आपस में मित्र ग्रह हों, और सूर्य यहाँ पे भले ही लग्नेश हों, तब भी कुछ न कुछ सप्तम भाव में बैठे मंगल जो अस्त हो गए हैं, वो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य खड़ा करेंगे। जबकि इस पत्रिका में मंगल पूर्ण योगकारी ग्रह हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो केंद्र भाव का स्वामी हैं, और मंगल त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं। तो सबसे उत्तरोत्तर बली त्रिकोण के स्वामी होने के बावजूद भी, और केंद्र स्थान के स्वामी होने के बावजूद भी, मंगल पूर्ण योगकारी होकर भी सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन में समस्या अवश्य खड़ा करेंगे। क्योंकि कोई भी पाप ग्रह जो है वो अपने नैसर्गिक गुणों को कभी नहीं छोड़ता है, भले ही वो पत्रिका में पूर्ण योगकारी ही क्यों ना हो। इस बात को हमें ध्यान रखने की और समझने की जरूरत है। और यहाँ तो मंगल अपने शत्रु राशि में भी बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, उसमें और पाप प्रभाव आ गया, और सूर्य से अस्त है। इसलिए कहीं न कहीं इस जातक के जीवन में वैवाहिक सुखों में मंगल लड़ाई झगड़ा
क्रोध, विवाद के कारण, गुस्से के कारण परेशानी देगा। तो साथियों, ये देखने का एक तरीका है, आप इसी तरीके से अन्य स्थित ग्रहों को भी वो कैसे हैं, इन सिद्धांतों को जो हमने डिस्कस किया लगाकर समझ सकते हैं। अब यहीं पर यदि शनि जो है इस भाव का स्वामी है, यदि इस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति पे हो, मान लेते हैं शनि यहाँ पे लग्न में बैठा और अपने ही भाव को देख रहा हो, और सप्तम का जो कारक शुक्र है वो अपना चतुर्थ भाव में हो, दिग्बली होके बैठा हो, तो फिर यही जो मंगल यहाँ पे अस्त होकर इस भाव का विशेष नुकसान नहीं कर पाएगा, हल्का-फुल्का ही परेशानी होगी और जीवन अच्छा चल जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि ये जो शनि है, ये अष्टम भाव में चला जाए और राहु केतु एक्सिस में हो जाए और कारक जो शुक्र है, वह भी छठे भाव में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में ये भाव का स्वामी और कारक दोनों कमजोर हो जाएँगे। तो यही जो मंगल यहाँ बैठा है, ये जो अस्त मंगल है, अब अधिक तीव्रता से इस भाव के फलों को नुकसान करेगा और विवाद आप लोग का बहुत सीरियस विवाद हो सकता है और तलाक तक की स्थिति संभव हो सकती है। तो साथियों, अस्त ग्रह को समझने के लिए बहुत सारे सूत्रों को लगाने और समझने की जरूरत है। उसके बाद ही हम उसके रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों तक जरूर इसे शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।